गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एसमेन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर संख्या 8 का पाठ संख्या 4 देखते हैं। पाठ संख्या 4 में अपन आज लेते हैं, आपने पाठ संख्या 3 में देखा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक में उत्पन्न बला आघूर्ण। आज उस पर अपने उसकी एक साम्य अवस्था से एक थीटा कोण पर घुमाया। आज अपन इसको पूरा घुमाने में किया गया कार्य, उसको घुमाने में जो कार्य किया गया उसका अपन अध्ययन करते हैं। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। अब इसको क्या करेंगे अपन, इस दंड चुंबक को क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो देखिए बेटा, मान लिया कि ये आपका क्या है बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, ठीक। और इसके अंदर पहले दंड चुंबक इस अवस्था में थी, साम्य अवस्था में थी। अपन बना लेते हैं एक और, ये थी ना साम्य अवस्था में। इस समय थीटा बराबर 0 है। अब इसको हमने उठाकर कहाँ बेटा, यहाँ ले आए। ये इस दंड चुंबक को अपन ऐसे ले आए, ठीक। ये स्थिति यहाँ से यहाँ तक की होगी थीटा 1, ठीक। इसको फिर थोड़ा सा और घुमाया अपन ने, ये, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्थिति होगी वो होगी बेटा थीटा 2। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ बेटा, डी थीटा। कितना हुआ, डी थीटा। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अपन, माना कि एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्प विस्थापित किया गया है। दंड चुंबक को डी थीटा, अल्प विस्थापन हुआ कि नहीं हुआ, अल्प डी थीटा, दंड चुंबक को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखो अल्प है तो किया कार्य भी क्या हो जाएगा बेटा, डी डब्ल्यू, और क्या हो जाएगा, तो कितना किया बेटा, डी थीटा, तो डी थीटा हो गया, ठीक बेटा। अब देखिए, लेकिन हमने दंड चुंबक को थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया गया है। देख लीजिए आप, थीटा 1 से घुमाया जाता है तो समाकलन डी डब्ल्यू समाकलन टो डी थीटा, डी डब्ल्यू का तो हो गया बेटा डब्ल्यू, और ये कहाँ तक घुमाया गया, थीटा 1 से थीटा 2 टो डी थीटा। टो का मान रख दो, चूँकि टो बराबर एम बी साइन थीटा, तो रख दीजिए डब्ल्यू बराबर टो का मान रख दीजिए एम बी साइन थीटा डी थीटा। देखो थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, तो साइन थीटा क्या करेंगे, एम बी को क्या करेंगे बेटा, बाहर ले आओ। तो डब्ल्यू बराबर एम बी समाकलन थीटा 1 से थीटा 2 साइन डी थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। और डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, एम बी माइनस कोस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। मान रख दो, एम बी माइनस कोस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कोस थीटा 1 रख दीजिए। डब्ल्यू बराबर एम बी क्या हो जाएगा बेटा, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको आपने बदल लिया, पहले वाले को इसको लिया और इसको लिया, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ, अब देखिए अपन क्या करते हैं, इसको यदि थीटा 1 बराबर 0 डिग्री मान लिया, थीटा 1 है ना, इसको यहाँ लियो, साम्य अवस्था में लियो, और थीटा 2 बराबर थीटा मान लो, इसको तो यहाँ लियो और इसको थीटा मान लो, तो क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा W बराबर MB। ये क्या हो जाएगा बेटा, cos 0 माइनस cos थीटा। cos 0 का मान 1 हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखिए पॉइंट, यदि थीटा 1 इजक्वल टू 90 डिग्री और थीटा 2 इजक्वल टू थीटा 1 को 90 डिग्री पे ले आओ तो क्या हो जाएगा, W बराबर MB cos 90 माइनस cos थीटा। तो W बराबर MB cos 90 का मान 0 माइनस cos थीटा। तो क्या हो जाएगा, W बराबर माइनस का MB cos थीटा। और यह है ना, यह कार्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य कौन सा कार्य, W बराबर माइनस का MB cos थीटा किसके रूप में संचित होता है बेटा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, दोबारा देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित दंड चुंबक को घुमाने पर किया गया कार्य। हम इसको घुमाएंगे, देखो मैंने चित्र में घुमा रखा है। दो स्थितियां ली, साम्य स्थिति से हमने एक तो ले ली थीटा 1 और एक स्थिति ले ली थीटा 2। साम्य अवस्था ये है, साम्य अवस्था से एक तो ली थीटा 1 और एक ले ली थीटा 2 और ये हो गया अल्पांश d थीटा। माना कि एक दंड चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अल्प विस्थापित किया जाता है। अल्प विस्थापित करने में किया गया कार्य, दंड चुंबक को अल्प विस्थापन d थीटा बराबर टो d थीटा। टो बराबर क्या हो जाएगा, बल इंटू लंबवत दूरी। ठीक है, टो से क्या बन जाएगा कार्य, अरे W बराबर FD होता है कि नहीं होता है, W बराबर FD। और F क्या होता है, टो का मान निकाल लो इसमें। टो बराबर भी क्या होता है, FD तो होता है बल और डिस्टेंस। तो टो ये W बराबर क्या हो जाएगा, टो जाएगा और कि DW जाएगा तो ये हो जाएगा d थीटा हो जाएगा। FD क्या होता है, टो ही तो है। कितना घुमाया, थीटा 1 से थीटा 2 घुमा लिया, टो का मान रख दिया, थीटा 1 थीटा 2 साइन का समाकलन होता है माइनस का कोस थीटा 1 थीटा 2 और ये हमने ये निकाल लिया। ये मान लिया यदि थीटा 1 साम्य अवस्था में हो और ये बार 90 डिग्री हो, थीटा 2 को समान रख लिया। कोई डाउट बेटा, बहुत बढ़िया। अब अपन निकालते हैं इसके, ये जो लास्ट में है ये है यही कार्य, कौन सा, W बराबर ये कार्य जो है कौन सा, क्या हमने अंत में क्या लिखा, W बराबर माइनस का MB cos थीटा। और ये जो कार्य है यही कार्य जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो क्या हो जाएगा, U बराबर W बराबर माइनस का MB cos थीटा। इसका सदिश रूप में कर दो M डॉट B सदिश। ठीक है बेटा, अब इसके स्पेशल केस निकालो, विशेष स्थितियाँ। नंबर 1 क्या हो जाएगी, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो। ठीक है बेटा, थीटा इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, U बराबर W बराबर माइनस का MB cos 0 का मान माइनस का MB। ये आएगा cos 0 का मान 1 हो जाओगे। यही अस्थायी संतुलित अवस्था है। अस्थायी संतुलित अवस्था है। दूसरा नंबर 1, नंबर 2, यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो तो DW माइनस MB cos 90 और U बराबर W बराबर 0 हो जाएगा। तीसरा सॉरी ये स्थायी है, स्थायी संतुलित अवस्था होती है, सॉरी नंबर 1 में स्थायी। नंबर 3 आएगा थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या आ जाएगा U W माइनस MB cos 180। cos 180 का मान माइनस का 1, U W बराबर प्लस MB। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, अस्थायी
संतुलित अवस्था। देखिए हमने निकाला ये कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ये हमने इसका सदिश रूप निकाल दिया। सदिश रूप में कोस है, अदिश गुणा पर अदिश को किससे दर्शाते, डॉट से दर्शाते। अब देखो इसकी स्पेशल केस निकाल लो। एक बार तो थीटा बराबर 0 का निकाल लिया, एक बार 90 का, एक बार 180 का। ये दोनों तो हो गए समांतर, प्रति समांतर, और ये हो गया लंबवत। ठीक है बेटा। अब देखिए अब निकालते हैं भू चुंबकत्व। क्या देखते हैं बेटा, भू चुंबकत्व। अब देखिए क्या है भू चुंबकत्व। भू चुंबकत्व परिभाषा क्या हो जाएगी, पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व को भू चुंबकत्व कहते हैं। पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व को ही भू चुंबकत्व कहते हैं। इसे किसे भू चुंबकत्व को पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व को भू चुंबकत्व या पार्थिव चुंबकत्व कहते हैं। भू चुंबकत्व अक्ष भौगोलिक अक्ष पर स्थित न होकर उससे थोड़ा अलग स्थित होता है। देखिए कैसे, ये पृथ्वी की बना ली हमने, ठीक है बेटा, और ये इसकी क्या हो गई, एक्स एक्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे, भौगोलिक एक्स, और ये हो जाएगी इसकी भौगोलिक निरक्ष। अब हमने क्या कहा, हमने ये कहा आपको कि पृथ्वी इसे भू चुंबकत्व अक्ष, भू चुंबकत्व अक्ष भौगोलिक अक्ष पर, ये भौगोलिक अक्ष हो गई, इस पर स्थित न होकर किस पे होगा, इससे थोड़ा सा अलग, और इस प्रकार होगा बेटा। थोड़ा सा अलग का मतलब हो जाएगा इस प्रकार। ये है, और इसे अपन कहेंगे भू चुंबकत्व अक्ष, ठीक है बेटा। और इन दोनों के मध्य जो गैप होता है ना, वो 11.3 डिग्री का होता है। तो क्या लिखेंगे आगे आप, क्या हो जाएगा बेटा, और इसका निरक्ष कैसे हो जाएगा, इसको आप इस प्रकार बना दीजिए, तो इसको ये भी इस प्रकार होता है। ये है भू चुंबकत्व निरक्ष, ठीक बेटा। अब देखिए क्या होता है, क्या लिखेंगे, भू चुंबकत्व जो होता है, भू चुंबकत्व भौगोलिक, भू चुंबकत्व अक्ष भौगोलिक अक्ष से 11.3 डिग्री दूर स्थित होता है, पर झुका होता है, पर स्थित होता है, से भू चुंबकत्व अक्ष भौगोलिक अक्ष से 11.3 डिग्री दूर होता है, या पर होता है, पर होता है, ऐसे कर लो, पर होता है। पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व को भू चुंबकत्व, इसे पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। भू चुंबकत्व अक्ष, भू चुंबकत्व अक्ष भौगोलिक अक्ष पर स्थित न होकर इससे थोड़ा अलग होता है। कितना अलग होता है, 11.3 डिग्री होता है। इसे क्या कहेंगे बेटा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, और इसे क्या कहेंगे, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। इसे कहेंगे भू चुंबकत्व उत्तरी ध्रुव, और इसे कहेंगे भू चुंबकत्व दक्षिणी ध्रुव। तो देखिए इसमें और क्या करेंगे, क्या भौगोलिक उत्तर की ओर
भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर भूचुंबकत्व का दक्षिणी ध्रुव वह भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर भू चुंबकत्व का उत्तरी ध्रुव होता है। दोबारा देखिए आप कि पृथ्वी में विद्यमान चुंबकत्व को भूचुंबकत्व कहते हैं, इसे पार्थिव चुंबकत्व भी कहते हैं। भूचुंबकत्व भौगोलिक अक्ष भौगोलिक अक्ष पर स्थित नहीं है। देखो ये है भौगोलिक, इस पर स्थित नौकरी से कितना दूर है, 11.3 डिग्री दूर है। कितना डिग्री है बेटा, 11.3 डिग्री दूर स्थित है। भौगोलिक उत्तर की ओर दक्षिणी होता है और भौगोलिक दक्षिण की ओर उत्तरी ध्रुव होता है। किसका, भूचुंबकत्व का। ठीक है बेटा। अब देखिए, अब आता है अपना भूचुंबकत्व के अवयव, देखते हैं आगे। भूचुंबकत्व के अवयव। नंबर 1 देखिए आप, दिक्पात का कोण। नंबर 1 होता है दिक्पात का कोण। भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाला न्यून कोण दिक्पात का कोण कहलाता है। ध्यान दे, एक तो होगा भौगोलिक यामोत्तर और एक हो जाएगा चुंबकीय यामोत्तर। इन दोनों के मध्य बनने वाला न्यून कोण ही क्या कहलाएगा, दिक्पात का कोण। देखिए ये है चुंबकीय यामोत्तर और ये क्या है बेटा, ये क्या हो जाएगा, भौगोलिक यामोत्तर। और इन दोनों के बनने वाला ये कोण क्या हो जाएगा, दिक्पात का कोण हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा, ये PQRS और ये क्या हो जाएगा, ABC। तो AQBC तो क्या है, चुंबकीय यामोत्तर, और PQRS क्या है, भौगोलिक यामोत्तर। इन दोनों के मध्य बनने वाला कोण क्या हो जाएगा बेटा, दिक्पात का कोण हो जाएगा। दूसरा आता है बेटा नति या नमन कोण। यदि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं, यदि दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएं तो दंड चुंबक भू अक्ष, जिसको बोलेंगे भौगोलिक अक्ष, से जितना कोण नीचे झुकाव होता है उसे ही नति या नमन कोण कहते हैं। देखिए ये रे, इसमें देखिए आप, ये हमने 2 यामोत्तर बना रखे हैं, बना रखे हैं ना बेटा, एक भौगोलिक यामोत्तर और एक चुंबकीय यामोत्तर। तो हमने दंड चुंबक को लटकाया स्वतंत्रता पूर्वक, ये देखो ये लटका दी, ये दंड चुंबक हो गया,
ये लटका दिया। तो ये दंड चुंबक को जब लटकाया, तो दंड चुंबक को जब किसी दंड चुंबक को समतापूर्वक लटकाते हैं तो दंड चुंबक भूअक्ष से ये भौगोलिक यहाँ मूत्र हो गया, तो ये इसकी भूअक्ष हुई कि नहीं हुई? इस भूअक्ष से जितना कोण नीचे झुकाव होता है, भूअक्ष से दंड चुंबक जितना भौगोलिक अक्ष से नीचे जितना कोण झुकाव होता है, वही कोण क्या कहलाता है? नति या नमन कोण कहलाता है। एक बात ध्यान रखिए, दिक्पात कोण की सहायता से, यहाँ रहेगी, दिक्पात कोण की सहायता से ही संसार का नक्शा बनाया गया है। संसार का नक्शा बनाया गया है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिए, नोट कर लेना दिक्पात कोण में। तो नति या नमन कोण क्या है? यदि स्वतंत्रतापूर्वक दंड चुंबक को लटकाएं तो दंड चुंबक जितना भौगोलिक अक्ष से नीचे झुकाव होता है, वही कोण क्या कहलाता है? नति या नमन कोण। तीसरा पॉइंट आता है इसका, क्या आता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। क्या? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। माना कि, इसके लिए क्या करें? माना कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर, माना कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर नति या नमन कोण को दो घटकों में वियोजित किया जाए। माना कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर नति या नमन कोण को दो घटकों में विभाजित किया जाए तो एक क्षैतिज घटक व एक ऊर्ध्वाधर घटक प्राप्त होता है। ये तो हो गया बेटा क्षैतिज, और ये हो गया ऊर्ध्वाधर, और ये हो गया बी, और हमने यहाँ एक दंड चुंबक को लटकाया है। ये लटका दिया हमने एक दंड चुंबक इस प्रकार, और यहाँ इसे बांध दिया तो दंड चुंबक ये थीटा हो गया। नति या नमन कोण क्या हो जाएगा? नति या नति कोण। ठीक बेटा, देखिए आगे प्राप्त होता है। तो पहले क्षैतिज घटक निकालेंगे। क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा? क्षैतिज घटक, और एक हो जाएगा बेटा ऊर्ध्वाधर घटक। निकाल लिया इसका मान, इसका और इसका संबंध निकालेंगे। देखो थीटा, थीटा के समभुजा लंब, ओ गुलंब, और ये कर्ण, और ये आधार, आधार कर्ण में कोस थीटा। तो क्या हो जाएगा बेटा? क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा? कोस थीटा बराबर बी बटा बी एच। तो यहाँ से बी निकाल लो, बी एच बराबर बी कोस थीटा, समीकरण 1। अब यदि इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक निकालो, ये थीटा, तो देखो अपन इसको यहाँ इससे मिलाएं, तो ये थीटा, तो ये थीटा किसके तहत? एकांतर कोण के तहत। ये थीटा है तो ये हो जाएगा बेटा लंब, ये लंब है, और ये कर्ण, लंब और कर्ण में साइन थीटा का मान साइन, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी अपॉन बी वी, बराबर ये हो जाएगा बी वी बराबर बी कोस थीटा। अरे भाई लाल बटा काका से निकाल लो ना। थीटा, थीटा की समभुजा ये होगी लंब, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार और कर्ण में कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, थीटा ये। हाँ, तो आधार बटा कर्ण निकालो। तो आधार कितना है इसका? बी एच, सॉरी बी एच बटा बी, और बी वी बटा बी आएगा, गलती होगी यहाँ। तो आधार ये हो गया, कर्ण ये रहा, आधार बटा कर्ण बराबर कोस थीटा। तो वज्र गुणा कर दो, बी एच बराबर बी कोस थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? बी वी, ऊर्ध्वाधर घटक क्या हो जाएगा? साइन थीटा बी वी बटा बी एच, मतलब कि लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो जाएगा आपका? लंब ये है, लंब ये डाला है, ये थीटा, ये बेस हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया बी वी, कर्ण हो गया बी, तो यहाँ से बी वी निकाल लिया बी साइन थीटा। समीकरण ये आ गया बेटा 2। तो देखिए अब आगे समीकरण 1 व 2 को वर्ग करके जोड़ेंगे अपन। समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, जोड़ दो बेटा जी। पहला क्या हो जाएगा? बी एच का स्क्वायर प्लस पी वी का स्क्वायर
बराबर बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, तो बी एच का स्क्वायर बी वी का स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा बी एच प्लस बी वी का स्क्वायर। तो बी बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर। और ये तो आ गया बेटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। और अब अपन निकालें इसकी दिशा, थीटा की दिशा। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग देने पर, भाग दे दो जी, तो क्या हो जाएगा बी बटा बी एच बराबर बी साइन थीटा बटा बी कोस थीटा। यहाँ साइन आएगा बेटा, साइन, तो क्या हो जाएगा बेटा, बी से बी गया तो यह आ जाएगा टेन थीटा बराबर बी वी बटा बी एच। और इससे आप टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं, नति या नमन कोण का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए सबसे पहले अपन तीन अपने चुंबकीय क्षेत्र के अवयव पढ़े थे। पहला अवयव देखा दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण किसे कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर व चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बनने वाला न्यून कोण क्या कहलाता है बेटा, दिक्पात का कोण कहलाता है। और इस दिक्पात कोण के सहायता से ही संसार का नक्शा बनाया गया है कि कौन सा देश कहाँ आता है, वो दिक्पात कोण के आधार पे बनाया गया है। इसके बाद आता है नति या नमन कोण। नति और नमन कोण के लिए क्या किया हमने, एक दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया। तो दंड चुंबक क्षैतिज अक्ष से क्या यहाँ लिख सकते हैं आप, कौन सा, क्षैतिज अक्ष से या भौगोलिक अक्ष से क्षैतिज कर सकते हैं आप। क्षैतिज अक्ष से जितना कोण नीचे झुकता है वही कोण क्या कहलाता है, नति या नमन। वही कोण क्या कहलाता है, नति या नमन कोण। नति या नमन कोण को थीटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक निकाले हमने। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक दो प्रकार के होते हैं। देखो, पृथ्वी के किसी बिंदु पर नति या नमन कोण को अपन दो घटकों में विभाजित कर लिए जाते हैं। एक घटक तो होता है ऊर्ध्वाधर और एक घटक होता है क्षैतिज। क्षैतिज घटक तो होता है कोस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक होता है बेटा साइन थीटा। तो हमने मान निकालेंगे तो बी एच हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल, तो बी एच बराबर क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा, और बी वी बराबर क्या हो जाएगा, बी कोस थीटा। मतलब क्षैतिज घटक तो क्या हो जाएगा, ये निकालो लाल बटा का कैसे बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ। ये लंब हो गया, यहाँ ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण में इससे ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा कर्ण। बेस और कर्ण में संबंध जो होता है वो कोस थीटा हो जाता है। तो कोस थीटा बराबर लंब बटा आधार बटा कर्ण। आधार क्या आ जाएगा, बी एच, कर्ण क्या हो जाएगा, बी एच बटा बी एच निकाल लिया हमने। इससे समीकरण गुणा भाग कर लिया, पर करके जोड़ दिया और दूसरे भाग लगा दिया। ठीक है बेटा। अब देखिए आगे, अगला पॉइंट आता है भू चुंबकत्व में प्रयुक्त कुछ चुंबकीय राशियां। चुंबकत्व में, भू चुंबकत्व या चुंबकत्व में प्रयुक्त महत्वपूर्ण चुंबकीय राशियां, ये निकालेंगे, ये संबंध निकालते हैं। ठीक है बेटा। अब नंबर 1 आता है बेटा चुंबकन तीव्रता। क्या आता है, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता I बराबर, चुंबकन तीव्रता को हम I से दर्शाते हैं। I बराबर होता है m नेट बटा v। परिभाषा देखिए, इसकी क्या आ जाएगी, इसके निकाल। m क्या है, चुंबकीय आघूर्ण, v क्या है, आयतन। तो क्या लेंगे, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण, उत्पन्न कुल चुंबकीय आघूर्ण करेंगे, कुल चुंबकीय आघूर्ण को ही चुंबकन तीव्रता कहते हैं।
कहते हैं, इसे I द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। ठीक बेटा, मात्रा निकाल लो, इसका हो जाएगा A मीटर स्क्वायर और इसका हो जाएगा मीटर क्यूब, इससे ये चला गया, I बराबर क्या हो जाएगा बेटा एम्पियर प्रति मीटर। विमा निकाल लेना, विमा क्या हो जाएगी बेटा बोलो, m0 L-1 T0 A1। ठीक है, देखिए आगे, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में, इसको एक कर दो तो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णी क्या कहलाएगा, चुंबकन तीव्रता। नंबर आता है चुंबकन क्षेत्र, क्या आता है बेटा चुंबकन क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को ऐसे दर्शाते हैं, इसका मात्रक होता है B/μ0। तो B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा निर्वात की क्या है, चुंबकशीलता का अनुपात, चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है, अनुपात ही क्या कहलाता है बेटा, चुंबकन क्षेत्र, क्षेत्र कहलाता है, जिसे H द्वारा व्यक्त करते हैं। यह भी एक सदिश राशि होती है, इसका मात्रक भी वो का वही होता है। ठीक बेटा, और माध्यम के लिए क्या जाए, ये तो निर्वात के लिए हो गया, और माध्यम के लिए यहाँ डाल लेना, माध्यम के लिए H बराबर क्या हो जाएगा B/μ, क्या हो जाएगा बेटा म्यू हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 आता है बेटा चुंबकन पारगम्यता, चुंबकन पारगम्यता या चुंबकीय पारगम्यता एक ही बात है। क्या कहलाता है बेटा चुंबकीय पारगम्यता, यहाँ से निकाल लीजिएगा चुंबकीय पारगम्यता, म्यू बराबर B/H। तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकन क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय या चुंबकन पारगम्यता कहलाता है। इसे म्यू द्वारा व्यक्त करते हैं, या इसकी एक परिभाषा और हो सकती है, वो क्या होती है देख लीजिए, किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता को चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं, पारगम्यता कहते हैं। दोबारा देखिए क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले चुंबकन तीव्रता आई हो जाएगा, किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण क्या कहलाएगा, m नेट बटा v हो जाएगा, आई कहलाता है। मात्रक निकालिए, चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। माध्यम के लिए निकाल लेना इसको, चुंबकन पारगम्यता यहाँ से आ सकती थी, तो क्या हो जाएगा चुंबकन और चुंबकीय क्षेत्र व चुंबकन क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय पारगम्यता कहलाता है। यह परिभाषा और हो सकती है कि किसी माध्यम से चुंबकीय बल रेखाओं के गुजरने की क्षमता ही क्या कहलाती है, चुंबकीय पारगम्यता कहलाती है। ठीक बेटा, नेक्स्ट 4 नंबर देखो, आपेक्षिक पारगम्यता क्या कहलाएगी बेटा, आपेक्षिक पारगम्यता। देखिए आपेक्षिक पारगम्यता क्या होती है, आपेक्षिक पारगम्यता ये होती है बेटा म्यू आर, और म्यू आर बराबर क्या होता है म्यू नोट, म्यू बटा म्यू नोट। क्या हो जाएगी परिभाषा, माध्यम की चुंबकशीलता व निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है बेटा, आपेक्षिक पारगम्यता
कहलाता है। क्या कहलाता है? इसे म्यू आर द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये लो, तो म्यू आर बराबर म्यू नॉट हो। आगे आता है बेटा चुंबकीय परवर्ती। क्या आता है? चुंबकीय परवर्ती। देखो क्या होती है चुंबकीय परवर्ती होते हैं बेटा, आई समानुपाती है, समानुपाती चिन्ह को उठा लो, काई एम आता है। क्या आता है? काई एम। तो काई एम बराबर हो जाएगा आई बटा एच। परिभाषा क्या हो जाएगी? बोलो परिभाषा क्या हो जाएगी? कि चुंबकन तीव्रता व चुंबकन क्षेत्र का अनुपात चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। प्रवृत्ति कहलाता है। क्या निकाल सकते हैं बेटा? काई एम क्या हो जाएगा? यदि क्या करें एकांक चुंबकीय क्षेत्र में किसी पदार्थ चुंबकीय पदार्थ के एकांक चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता क्या कहलाती है? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा इन दोनों का अनुपात भी कह सकते हैं। पहली परिभाषा देखो मैंने क्या बोला कि इसको मैं एकांक कर दूं, क्या चुंबकन क्षेत्र को एकांक कर दें तो आई क्या चुंबकन तीव्रता ही क्या कहलाएगी? चुंबकीय प्रवृत्ति। बट यहाँ देखिए क्या किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है ये इस प्रकार निकल होती है। अतः किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता उसके चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। ये रही समानुपाती। अठाया काई एम। तो यहाँ से अब निकालेंगे इसकी परिभाषा क्या? चुंबकन तीव्रता आई होगी चुंबकन तीव्रता आई और चुंबकन क्षेत्र एच का अनुपात क्या कहलाएगा? चुंबकीय प्रवृत्ति या एकांक चुंबकन क्षेत्र में उत्पन्न चुंबकीय तीव्रता ही क्या कहलाती है? काई एम कहलाती है। ध्यान दे बेटा, यहाँ से हमने महत्वपूर्ण जो चुंबकीय राशियां हैं वो कुछ देखें। दोबारा देखने में शॉर्ट फॉर्म में इनको 4-5 जो भी हमें भी इनको बता देता हूँ। नंबर 1 कौन सी आई बेटा? नंबर 1 आई आपकी चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है? आई बराबर एम नेट बटा वी। परिभाषा क्या हो जाएगी? एकांक किसी चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्णि क्या कहलाएगा? चुंबकन तीव्रता। नंबर 2 आया बेटा चुंबकन क्षेत्र। क्या आया? चुंबकन क्षेत्र H बराबर B अपॉन म्यू 0। ठीक है, और माध्यम के लिए क्या हो जाएगा बेटा? H बराबर B अपॉन म्यू हो जाएगा। परिभाषा क्या हो जाएगी? चुंबकीय क्षेत्र तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात क्या कहलाता है? चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। नंबर 3 आया बेटा चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकीयन पारगम्यता। यहाँ से निकाल सकते हैं ये रही, तो म्यू बराबर B अपॉन एच। बी और एच का अनुपात क्या कहलाता है? नंबर 4 आया बेटा चुंबकीय प्रवृत्ति, नंबर 4 जो आया वो आया बेटा आपेक्षिक पारगम्यता। और नंबर 5 जो आया आपेक्षिक पारगम्यता म्यू आर बराबर म्यू बटा म्यू नोट। नंबर 5 आया चुंबकीय प्रवृत्ति, और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है? काई एम बराबर आई अपॉन एच। काई एम बोलते हैं इसको, इसको काई बोलते हैं और ये एम है, काई एम लिख सकते हैं आप। काई एम एच बटा आई। एच क्या है? चुंबकन। एच क्या है? चुंबकन तीव्रता। आई क्या है? चुंबकन तीव्रता। एच क्या है? चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाएगा? चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाता है। अब देखो चुंबकीय राशियों में संबंध, तो चुंबकीय राशियां दे रखी है, इनमें संबंध निकालेंगे। तो टॉपिक क्या हो जाएगा? चुंबकीय राशियों में संबंध। ये देखिए संबंध निकालेंगे अपन। तो क्या है संबंध निकालने के लिए? क्या कहेंगे? किसी कुंडली को परिनालिका में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुल चुंबकीय प्रेरण का मान किसी कुंडली को परिनालिका में रखकर
विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो चुंबकीय प्रेरण की जाए तो कुल चुंबकीय प्रेरण का मान मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण BI के योग के बराबर होता है। क्या? यदि किसी कुंडली को परिनालिका में रखकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कुल चुंबकीय प्रेरण का मान मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण के योग के बराबर होता है। इट मीन्स B बराबर B0 प्लस BI। चूंकि B0 बराबर तो क्या हो जाएगा μ0H और BI बराबर क्या हो जाएगा μ0I। ठीक है बेटा, मान रख दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा B बराबर μ0H μ0I। तो B बराबर μ0 कॉमन ले लो, क्यों ले लिया H प्लस I। यहाँ से H बाहर निकालो, μ0H कोष्टक 1 प्लस I बटा H। तो B बराबर μ0H। μ0H तो क्या आ जाएगा μ0H, बताओ हैं? नहीं बताओगे फिर? चलिए आगे देखिए, 1 प्लस क्या हो गया काई M हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ? वाह, अरे काई नहीं हुआ, I बटा H काई हो जाएगा। देखो इस H का पक्षांतर कर लो, तो B बटा H बराबर μ0 1 प्लस काई M हुआ नहीं। B बटा H म्यू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू बराबर μ0 1 प्लस काई M। म्यू का भी दलिया μ0 को, μ0 μ0 1 प्लस काई M, ये क्या हो जाएगा μr बराबर 1 प्लस काई M। ये संबंध विभिन्न भौतिक राशि विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। क्या? विभिन्न चुंबकीय राशियों में संबंध। देखो इसके लिए हमने क्या किया, एक परिनालिका ली और परिनालिका में एक कुंडली को रखा और कुंडली को रखकर क्या किया, विद्युत धारा को प्रवाहित किया। तो उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण क्या करेंगे, उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान जो होता है वो मुक्त धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा बद्ध धाराओं के कारण उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण के योग के बराबर होता है। देखिए हमने तो क्या कहा, मैंने कुल प्रेरण का मान मुक्त धाराओं के कारण और ये हो गया बद्ध धाराओं के कारण। मान होता है इसका B0 पीछे निकाला हुआ है, आप देखेंगे B0 बराबर μ0I और BI बराबर μ0I। मान रख दिया दोनों का, μ0 कॉमन ले लिया, H प्लस I हो गया, B बराबर μ0 1 प्लस H अपॉन I अपॉन H काई M होता है। तो ये हो जाएगा, H का पक्षांतर कर लिया हमने, तो ये हो गया म्यू बराबर μ0 I प्लस M। इसका फिर पक्षांतर कर दिया और ये होता है μr बराबर I प्लस काई M। अब देखिए आगे अपन लेते हैं बेटा चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। आगे पॉइंट है चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। और चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बेटा? 3 भागों में। नंबर 1 देखो, चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण। चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण और चुंबकीय पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है बेटा प्रतिचुंबकीय, नंबर 2 आता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ और नंबर 3 आता है लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय पदार्थ, इस प्रकार ये 3 आता है। नंबर 1 कौन सा है? प्रतिचुंबकीय। नंबर 2 कौन सा है? अनुचुंबकीय। नंबर 3 कौन सा है? लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय को देखिए बेटा, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे प्रबल चुंबकीय
क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हों प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं जैसे सोना, चांदी, हवा, पानी, हीरा, कॉपर आदि। इनकी जो चुंबक आपेक्षिक पारगम्यता होती है वो 1 से कम, माइनस में होती है, 1 से कम होती है। दोबारा देखिए, वे पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित हो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात इन्हों को क्या करते हैं, जब चुंबक के पास लाते हैं तो ये चुंबक के विपरीत दिशा की ओर भागने की कोशिश करते हैं, मतलब कि इनमें चुंबकत्व का गुण ही नहीं होता है। नंबर 2 आता है बेटा अनुचुंबकीय पदार्थ। इसकी परिभाषा के अनुसार देखेंगे, वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर आंशिक विस्थापित हो, क्या कहलाते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोडियम ऐसे एक और आता है Al आदि। इनकी जो आपेक्षिक पारगम्यता होती है वो लगभग 1 के बराबर या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। 1 के लगभग बराबर होती है या 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। नंबर 3 आता है बेटा लोह चुंबकीय पदार्थ। क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबल विस्थापित हो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकिल आदि। ठीक बेटा। क्या? अब देखो तुलनात्मक अध्ययन कर लो। इनकी जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो 1 से काफ़ी अधिक होती है। ठीक बेटा। दोबारा देखिए, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण किया 3 प्रकार से करते हैं: प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे चुंबकीय पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर विस्थापित होते हैं। अनुचुंबकीय वे पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर अल्प विस्थापित हों। लोह चुंबकीय वे पदार्थ जिन्हें असमान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो वे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र से प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की ओर प्रबलता से विस्थापित होते हैं। क्या कहलाते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अब 2 छोटी छोटी परिभाषाएं आती है इनसे संबंधित। नियम पूछते हैं, कई बार पूछा हुआ है, पीछे पुराने पेपरों में आप देखेंगे उठाकर तो वहाँ से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। और प्रश्न क्या था? क्यूरी नियम व क्यूरी ताप किसे कहते हैं? क्यूरी नियम, क्यूरी ताप। क्यूरी नियम व क्यूरी ताप, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्यूरी नियम निकालेंगे। क्यूरी नियम किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय
पदार्थों की, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या बेटा? कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो क्या काई एम जो होती है वो बेटा परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो काई एम बराबर सी अपॉन टी। सी, जहाँ सी क्या हो जाएगा? एक नियतांक है। सी क्या एक नियतांक है जिसे क्यूरी नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्यूरी नियतांक कहते हैं। सी को क्या कहेंगे? क्यूरी नियतांक। इसी में एक हो रहा था क्यूरी वाइस नियम। क्यूरी वाइस नियम, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप व क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या लिखा बेटा? क्यूरी और वाइस दोनों ने मिलकर ये नियम दिया था। पहले क्यूरी नियम आया था और क्यूरी नियम में कुछ त्रुटियां रह गई थी। उस त्रुटियों को दूर करने के लिए क्यूरी और वाइस ने मिलकर एक नियम दिया था, और वो नियम क्या कहलाता है? क्यूरी वाइस नियम। इस नियम के अनुसार हम देखते हैं कि लोहे चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो बेटा क्यूरी नियम ने तो केवल क्यूरी ने तो दिया था अनुचुंबकीयों के लिए, और इन दोनों ने मिलकर दिया लोहे चुंबकीय पदार्थों के लिए। तो इस नियम के अनुसार लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय जो प्रवृत्ति होती है वो परमताप और क्यूरी ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब देखो क्या क्या होता है, कौन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति वो ताप व क्यूरी ताप, परम ताप व क्यूरी ताप के अंतर के समानुपाती होती है। और ये जाएगा सी टी माइनस टी, जहाँ सी क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहेंगे बेटा? क्यूरी नियतांक कहेंगे। कौन सा नियतांक कहेंगे? क्यूरी नियतांक कहते हैं। दोबारा देखिए, क्यूरी नियम आया। क्या कहता है क्यूरी नियम? कि अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति, क्यूरी ने दिया केवल अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, अनुचुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है अनुचुंबकीय पदार्थों की, वो उनके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम बराबर सी अपॉन टी, समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे, सी आएगा, और सी जहाँ है नियंतांक जिसे क्यूरी नियंतांक कहते हैं। इसके बाद आता है बेटा क्यूरी वाइस नियम। क्यूरी वाइस नियम क्या कहता है? इस नियम के अनुसार लोहे चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति उनके परम ताप व क्यूरी ताप के अंतर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। काई एम समानुपाती 1 अपॉन टी माइनस टी सी, और सी हो जाएगा। इसके बाद आता है क्यूरी ताप। कौन सा ताप है बेटा? क्यूरी ताप। और क्यूरी ताप की परिभाषा देखिए आप, वह ताप जिस पर, क्यूरी ताप की परिभाषा क्या हो जाएगी? वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वह ताप क्या कहलाता है? क्यूरी ताप कहलाता है। क्यूरी ताप की परिभाषा देखिए, वह ताप जिस पर लोहे चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थों में बदल जाता है, तो उस ताप को क्यूरी ताप कहते हैं। क्यूरी ताप कहते हैं। और अलग अलग धातुओं का अलग अलग क्यूरी ताप होता है। और क्यूरी ताप को बेटा, क्यूरी ताप को जो है वो टी.सी द्वारा व्यक्त करते हैं। क्यूरी ताप को टी.सी द्वारा व्यक्त करते हैं। अलग अलग पदार्थों का क्यूरी ताप अलग अलग होता है। इसके बाद आता है बेटा BH वक्र। क्या आता है? BH वक्र।
बी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, और एच क्या हो जाएगा, चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया वक्र। चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया वक्र बी एच वक्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, बी एच वक्र कहलाता है। चलो खींचते हैं, इधर तो हो गया बेटा एच और इधर हो गया बी, और इस प्रकार का ये वक्र आता है, ये लो जी, ये बी एच वक्र कहलाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा निग्राहिता, इसको बोलते हैं बेटा धारणशीलता, और इसको बोलते हैं बेटा चुंबकीय संतृप्ति। परिभाषा देख लीजिए इनकी क्या क्या होती है। परिभाषाएं देखो, बी एच वक्र देखिए, सबसे पहले बी तथा एच के मध्य, बी का मतलब चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकन क्षेत्र के मध्य खींचा गया वक्र क्या कहलाता है, बी एच वक्र कहलाता है। अब बी एच वक्र में देखिए आप क्या होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसको, इस स्थिति को बोलते हैं चुंबकीय संतृप्ति। इस बिंदु को, यहाँ वाले इस बिंदु को बोलेंगे धारणशीलता, और इस बिंदु को बोलते हैं निग्राहिता। परिभाषा देखिए कि जैसे जैसे एच के मान में वृद्धि करते हैं, चुंबकन क्षेत्र के मान में वृद्धि करते हैं, बी के मान में भी वृद्धि होती है, परंतु किसी एक निश्चित एच के मान पर बी का मान बढ़ना बंद हो जाता है, रुक जाता है। अतः उसी बिंदु को क्या कहते हैं, चुंबकीय संतृप्ति। एच के मान में जैसे जैसे कमी करते हैं, बी के मान में भी क्या होती है बेटा, कमी होती है, और एक ऐसा बिंदु प्राप्त होता है जिस पर एच का मान तो शून्य हो जाता है, परंतु बी का मान शून्य नहीं होता है। अतः उस बिंदु को क्या कहते हैं, धारणशीलता कहते हैं। एच के मान को और कम करने पर, अर्थात एच का वह ऋणात्मक मान जिस पर बी का मान शून्य हो जाता है, क्या कहलाता है, निग्राहिता कहलाता है। एच के मान को और कम करने पर, अर्थात माइनस में करने पर बी का मान शून्य प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, निग्राहिता कहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।